हेलो स्टूडेंट्स, परवीन शर्मा हेयर। तो लीजिए बेटा, आज जो है आपका बिजनेस स्टडीज़ का मोटिवेशन का जो चैप्टर है हम वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोटिवेशन होता क्या है। मोटिवेशन का जो मीनिंग है स्टूडेंट्स, वो क्या है? प्रोसेस विच एक्साइट्स पीपल, process which excites people to work for attainment of desired goal, यानी desired objectives। एक ऐसी प्रोसेस जो काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं उनको डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए स्टिमुलेट करती है। उनको क्या करती है? स्टिमुलेट करने का काम करती है, उनको एक्साइट करने का काम करती है, उनमें उत्सुकता भरने का काम करती है, उनको अभिप्रेरित करती है। अभिप्रेरण का मतलब बेटा यही होता है कि भाई उनको, जैसे एक तो व्यक्ति आम जो काम करता है एक चाव से काम करता है, पूरी उत्सुकता के साथ। तो जो मोटिवेशन है एक इनटेंजिबल फोर्स है जो एम्प्लॉइज को जो है दिखाई नहीं देता, लेकिन उनको उकसाता है, उनको स्टिमुलेट करता है कि वो अपना काम पूरे चाव से, पूरी स्पीड से, पूरी शिद्दत के साथ जो है वो अपनी जो अपना वर्क परफॉर्मेंस है वो दें। तो इसके बाद जो है हम इसकी प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इट इज ए इंटरनल फीलिंग, यानी ये जो है क्या है, एक इंटरनल फीलिंग है। यानी कोई मोटिवेशन कि किसी एम्प्लॉय को हम मोटिवेट कर रहे हैं, तो मोटिवेशन कोई ऐसी प्रोसेस नहीं है कि कोई स्टिक लेकर के उसके पीछे लगा जाता है या वो दिखाई देती है उसको भी हम जो स्टिमुलेट कर रहे हैं। वो एक इनटेंजिबल फोर्स है जो उनके पीछे लगा हुआ है और उनको अपना काम टाइम पे पूरा करने के लिए, अच्छे से पूरा करने के लिए वो उनको उकसाता है। तो उसके बाद दूसरे नंबर पे प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। उनका जो एम्प्लॉइज का बिहेवियर है वो उनके अंदर एक गोल डायरेक्टेड का मतलब है कि ऑब्जेक्टिव जो उद्देश्य होता है उसके प्रति उनका बिहेवियर जो है वो तैयार करता है। गोल डायरेक्टेड जो बिहेवियर है वो एम्प्लॉइज के अंदर आ जाता है ऑटोमेटिक, जब जो है वो मोटिवेट हुए होते हैं। अब मोटिवेशन का मतलब यहाँ समझना बहुत जरूरी है। पहले भी आपको बताया था कि मोटिवेशन आता कहाँ से है एम्प्लॉइज में। मोटिवेशन इज ओनली पॉसिबल थ्रू इंसेंटिव्स। व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड इंसेंटिव्स? इंसेंटिव्स का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है? फायदा देना किसी को। तो इंसेंटिव्स आर ऑफ टू टाइप्स हेयर, वन मॉनेटरी एंड अदर नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। मॉनेटरी में किसी को हम जो है पैसा दे करके उसकी सैलरी बढ़ा करके या उसको अदर कोई अलाउंस दे करके उसको मोटिवेट एम्प्लॉइज को हम कर सकते हैं। किसी एम्प्लॉय को मोटिवेट करना मॉनेटरी फायदा दे करके भी, और नॉन मॉनेटरी में क्या होता है कि उसको और कोई फैसिलिटी दे दी, अदर कोई रेजिडेंशियल फैसिलिटी दे दी उसको, या कोई अदर किसी प्रकार की जो फैसिलिटी है, जैसे उसको जो है एक प्रमोट कर दिया कि भाई आपकी जो है अब जिम्मेदारी ज़्यादा है, तो उससे भी जो एम्प्लॉई है वो क्या करता है, अपने आप को मोटिवेटेड फील करता है। मॉनेटरी हमने उसको कोई इंसेंटिव नहीं दिया, लेकिन उसका जो कद बढ़ाने का काम हमने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कर दिया, तो उससे एम्प्लॉई जो है अपना काम ज़्यादा जिम्मेदारी से और ज़्यादा चाव से और एक अच्छी परफॉर्मेंस देता है वो। उसके बाद जो है इसमें इट कैन बी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे इसमें इंटरनल फीलिंग प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, उसके बाद इट कैन बी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों ही हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। मान लिया किसी ने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छा काम किया है, अच्छा काम करने वाले एम्प्लॉय को
पॉजिटिवली जो है मोटिवेट करना बहुत जरूरी होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि जिसने काम किया है उसको काम की उसके प्रशंसा करना। जैसे हम उसको नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव क्या दे सकते हैं कि उसको मंच पे बुला करके जो है उसका सम्मान कर दें, उसकी प्रशंसा में जो है उसको कुछ वर्ड्स जो हैं वो उसको बोल दें, प्रेज कर दें उसका, नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव हुआ। या उसको कोई और जो है मॉनिटरी इंसेंटिव दे सकते हैं हम। और उसके बाद जो है नेगेटिवली मोटिवेशन का मतलब ये है कि अगर किसी का वर्क परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, वो अकॉर्डिंग नीड्स जो है वो काम नहीं करता है एम्प्लॉई, तो उसके खिलाफ एक्शन लेना भी जरूरी हो जाता है। अगर हम उसकी जो है लापरवाही को बर्दाश्त करते हैं या हम उसको इग्नोर करते हैं, तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो खतरा पैदा कर सकता है। और इसमें एक एग्जाम्पल आता है कि भाई सुराख छोटा हो या बड़ा, दोनों ही कश्ती को डुबोने का काम करते हैं। यानी कोई भी एम्प्लॉई है अगर वो छोटी सी लापरवाही भी करता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। उसको जो अनफेयर उसकी जो प्रैक्टिस है उसको वहीं स्टॉप करना, वहीं रोकना अति आवश्यक हो जाता है। इट इज ओनली पॉसिबल थ्रू नेगेटिव मोटिवेशन। अगर किसी ने ऑर्गेनाइजेशन के अनहित में काम किया है तो उसके खिलाफ एक्शन लेना, उसको दंड देना बहुत जरूरी हो जाता है, उसको पनिश करना जरूरी होता है। उसके बाद चलिए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। अब ये प्रोसेस जो है मोटिवेशन की, हमने अभी बोला है कि भाई मोटिवेशन की प्रोसेस जो भी चीजें, अब किसी के अंदर किसी को इंटरनली फील करवाना कि वो ज्यादा चाव से काम करे, वो उसका बिहेवियर गोल ओरिएंटेड हो, वो जो भी करे ऑर्गेनाइजेशन के फायदे के लिए करे। तो इस प्रकार की चीजें किसी के अंदर तैयार करना वो कोई आसान काम नहीं होता। तो जो कहना मोटिवेशन आसान है, बट ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, मोटिवेशन की प्रोसेस क्या है। सबसे पहले जो है हमारी अनसेटिस्फाइड नीड्स होती हैं जो हमें पूरा करने की टेंशन होती है कि भाई जो हमारी वो ज़रूरतें जो पूरी नहीं हो रही है, ज़रूरतें पूरी ना होने के कारण टेंशन होती हैं, ड्राइव्स। चौथे नंबर पे सर्च बिहेवियर आ गया, और फिर वो जो सर्च बिहेवियर के बाद जो नीड्स सेटिस्फाइड होती हैं, फिर रिडक्शन ऑफ टेंशन। जब वो हमारी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाती हैं तो टेंशन हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये 6 के 6 जो स्टेप हैं ये मोटिवेशन के प्रोसेस के स्टेप हैं। तो देन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। इम्पोर्टेंस में सबसे पहले इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस लेवल। मोटिवेशन से क्या होता है, किसी भी वर्कर का, किसी एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस लेवल जो है वो इम्प्रूव हो जाता है। उसके बाद हेल्प्स चेंजिंग इन डिफरेंट एंड नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयज। जो एम्प्लॉयज का नेगेटिव एटीट्यूड होता है तो उसको क्या करता है, ये उसको चेंज करने का काम करता है मोटिवेशन। उसके बाद रेड्यूसिस एम्प्लॉयज टर्नओवर, एम्प्लॉयज टर्नओवर को रेड्यूस करने का काम करता है। उसके बाद प्रोड्यूसिस एब्सेंटिज्म इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है एब्सेंटिज्म को कम करने का काम करता है, क्योंकि जब एम्प्लॉयज को मोटिवेशन मिलता है अच्छा, यानी उनको इंसेंटिव मिल रहे हैं, तो देन जो है वो एम्प्लॉय जो है वो एब्सेंटिज्म जो है वो वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में ऑटोमेटिक कम रहेगा। उसके बाद रेड्यूसिस रेजिस्टेंस टू चेंज। बिल्कुल, कि जो चेंज है वो रेजिस्टेंस की जो प्रोसेस है उसको क्या करता है, कम करता है। क्योंकि जब जो है एम्प्लॉय को मोटिवेशन मिल रहा है, पॉजिटिव मोटिवेशन मिल रहा है, उनको इंसेंटिव मिल रहे हैं, तो वो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो है वो रेजिस्ट नहीं करते। तो इसलिए जो है जो रेजिस्टेंस टू चेंज जो है वो इस स्थिति के अंदर मोटिवेशन की प्रेजेंस में वो कम रहता है। उसके बाद देखिए आगे जो है हम मोटिवेशन में मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी पढ़ते हैं
कि फर्स्ट टाइम अब्राहम मैस्लो जो है कैटेगराइज्ड द काउंटलेस नीड्स इन 5 डिफरेंट ह्यूमन नीड्स। वैसे तो जो ह्यूमन नीड्स होती है स्टूडेंट्स वो काउंटलेस होती हैं, लेकिन जितनी भी काउंटलेस नीड्स हैं मैस्लो ने जो है जो नीड हायरार्की थ्योरी दी है उसमें उनको 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया। सबसे पहले पीपल्स बिहेवियर इज अफेक्टेड बाय देयर नीड्स। किसी भी व्यक्ति का बिहेवियर है उसके नीड्स के हिसाब से चेंज होता है। जैसे हम आम उसमें भी कह देते हैं कि जब किसी व्यक्ति को हमारी ज़रूरत होती है तो उसका बिहेवियर कुछ और होता है, और जब उसकी वो ज़रूरत पूरी हो जाती है तो उसका बिहेवियर ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। तो पीपल्स बिहेवियर इज अफेक्टेड बाय देयर नीड्स। नीड्स कैन बी प्रायोरिटाइज्ड। फिर जो नीड्स है उनको प्रायोरिटाइज्ड किया जा सकता है, प्रायोरिटी बनाई जा सकती है उनकी। जैसे हमारी काउंटलेस नीड्स है तो हमने उनको 5 भागों में 5 उनके पार्ट्स बना लिए और पांचों को जो कैटेगराइज किया है उनमें प्रायोरिटी बेस ले लिया कि कौन सी नीड हमारी पहले पूरी होनी चाहिए, फिर उसके बाद कौन सी, फिर उसके बाद कौन सी, फिर चौथे नंबर पे कौन सी और 5वें नंबर पे कौन सी। आफ्टर सेटिस्फैक्शन ऑफ वन नीड नेक्स्ट हायर नीड विल सर्व एज मोटिवेटर। जब एक हमारी जरूरत पूरी हो जाती है तो जो नेक्स्ट जो नीड हमारी आती है वो एक मोटिवेटर के रूप में सर्व करती है। उसके बाद पीपल विल ओनली मूव टू अदर नीड ओनली व्हेन लोअर नीड इज सेटिस्फाइड। ठीक है, तो व्यक्ति हमेशा एक जरूरत पूरी होने पर ही अगली जरूरत की तरफ मूव करता है। ऐसा मैस्लो ने अपनी नीड हायरार्की थ्योरी में जो है वो समझाया है। उसके बाद जो है पिरामिड रिप्रेजेंटिंग मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। सबसे पहले इसमें देखो क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, उसके बाद एस्टीम है, उसके बाद जो है लव बिलोंगिंग है, उसके बाद सेफ्टी नीड्स है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अंदर क्या आया, मोरालिटी आ गई, क्रिएटिविटी आ गई, स्पॉन्टेनिटी आ गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैक ऑफ जो है प्रेजुडिस आ गया, उसके बाद जो है एक्सेप्टेंस ऑफ फैक्ट्स आ गया, सेल्फ एस्टीम आ गई, उसके बाद कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स, रेस्पेक्ट बाय अदर्स, ये आ गया। उसके बाद देखिए लव बिलोंगिंग में फ्रेंडशिप आ गई, फैमिली आ गई और सेक्सुअल इंटीमेसी आ गई। उसके बाद सेफ्टी नीड्स आ गई, सिक्योरिटी ऑफ बॉडी, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज, मोरालिटी, द फैमिली, हेल्थ और उसके बाद प्रॉपर्टी। उसके बाद आगे ब्रीथिंग, फूड, वाटर, सेक्स, स्लीप। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें जो है ये नीड हायरार्की थ्योरी इसने जो मैस्लो की है उसके अनुसार हम जो नीड्स हैं उनको प्रायोरिटी बेस पे रखा जाता है। अब इसमें देखिए हायरार्की ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल रिलेटेड नीड्स। सबसे पहले इंडिविजुअल नीड्स हायरार्की कि सबसे पहले इंडिविजुअल नीड हायरार्की में हंगर है, भूख। ठीक है ना, पहले क्या है जरूरत, सबसे पहले क्या है हंगर। उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, पहले नंबर पे हम क्या है कि अपनी जो है दूसरे नंबर, पहले नंबर पे हंगर है। ठीक है ना, तो उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, हम इनकम में पहले जरूरत क्या है कि हमारा जो जैसे हम अपनी भूख है उसको सेटिस्फाई करेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम क्या चाहेंगे कि हमारी जो इनकम है उसमें स्टेबिलिटी हो। तीसरे नंबर पे हम फ्रेंडशिप सर्कल को देखते हैं, फिर चौथे नंबर पे हम स्टेटस को देखते हैं और फिर 5वें नंबर पे सेल्फ फुलफिलमेंट। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन की नीड होती है। ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले क्या होता है, बेसिक सैलरी होती है कि हमारी बेसिक सैलरी क्या है। जब वो बेसिक सैलरी हमें मिलने लग जाती है तो फिर हम पेंशन प्लान देखते हैं, फिर कॉर्डियल रिलेशन विद कोलीग्स देखते हैं हम, फिर जॉब टाइटल देखते हैं, फिर अचीवमेंट ऑफ गोल्स। तो इस प्रकार से जो है जो मैस्लो के अनुसार जो नीड्स हैं उनको कैटेगराइज किया गया है। तो अब इंसेंटिव्स की बात आ गई। जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको कि इंसेंटिव में मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी, इनको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी कहते हैं। मॉनिटरी को किसी की पे बढ़ा दी या अलाउंस दे दिया उसको, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव दे दिया कि जो प्रोडक्शन लेवल जिसका अच्छा होगा, जो ज़्यादा यूनिट तैयार करेगा
उसका रेट पर यूनिट भी ज़्यादा होगा, उसको ज़्यादा रेमुनरेशन दिया जाएगा, या बोनस दे देना, एम्प्लॉइज़ को सहायता दे देना, प्रॉफिट शेयरिंग दे देना। प्रॉफिट शेयरिंग क्या होता है कि जो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा उसको प्रॉफिट में हिस्सा, उसको उसकी सैलरी या रेमुनरेशन के अलावा प्रॉफिट में शेयरिंग भी मिलेगी। को पार्टनरशिप, कई बार ऐसा होता है ज़्यादा अच्छा काम करने वाले एम्प्लॉय को साथ में पार्टनर बना के भी रख लिया जाता है। उसके बाद रिटायरमेंट बेनिफिट दे देना, उसके बाद प्री रिक्विजिट्स दे देना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, मॉनिटरी। नॉन मॉनिटरी में क्या है कि नॉन मॉनिटरी में क्या है कि किसी एम्प्लॉय का स्टेटस बढ़ा देना ऑर्गेनाइजेशन में, ज़्यादा जिम्मेदारी दे करके। उसकी कोई सैलरी नहीं हमने बढ़ाई, उसको कोई अलाउंस नहीं दिया, उसको कोई बोनस नहीं दिया, कोई उसको फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं दिया, लेकिन उसको एक जिम्मेदारी हमने ज़्यादा दे दी। जिम्मेदारी से उसका स्टेटस बढ़ जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उससे एम्प्लॉय अपने आप को जो है वो मोटिवेटेड फील करता है और इस उत्सुकता में वो काम को ज़्यादा अच्छे से, अच्छी जिम्मेदारी से करता है। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक अच्छा क्लाइमेट दे करके, जो उनको चाहिए अकॉर्डिंग जो क्लाइमेट है वो दे करके। कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी दे करके, जॉब एनरिचमेंट, और उसके बाद एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स, उसके बाद जॉब सिक्योरिटी कि जो जॉब वो कर रहे हैं उसमें सिक्योरिटी देना उनको कि भाई किसी प्रकार से जॉब में आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये कंटिन्यू चलने वाली जॉब आपकी रहेगी। एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉय का मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करवा करके और कामों में डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करवा करके वो अपने आप को क्या करते हैं, फील मोटिवेटेड फील करते हैं। एम्प्लॉय एनरिचमेंट, उसके बाद ये थे आपके नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। इसी के साथ आपका जो मोटिवेशन का चैप्टर है वो स्टूडेंट्स खत्म होता है। उसके बाद अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा वो है लीडरशिप। लीडरशिप क्या होती है स्टूडेंट्स? इन्फ्लुएंसिंग अदर इन सच ए मैनर टू डू वर्क व्हाट द लीडर वांट्स देम टू डू। किसी का जो दूसरे जो लोग होते हैं, अधीन काम करने वाले वर्कर लगा लो, जो मैनेजर है उनके नीचे काम करने वाले जो वर्कर होते हैं, उनको इस प्रकार से इन्फ्लुएंस करना, यानी वर्कर भी कह सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर हम मैनेजमेंट के अंदर अपने वर्कर्स की ही बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में। अदरवाइज तो लीडरशिप तो देखो जनरल लीडरशिप भी होती है। जब हम दूसरों को इस प्रकार, एक लीडर जो होता है वो इस प्रकार लोगों को इन्फ्लुएंस करता है कि वो जो कहता है वो वही करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इन्फ्लुएंसिंग अदर्स इन सच ए मैनर टू डू वर्क व्हाट द लीडर वांट्स देम टू डू। जो वो उनको, उनसे इच्छा रखता है कि भाई ये काम करें, वो वही काम करते हैं। तो इस प्रकार से किसी को इन्फ्लुएंस करना कि वो उसके अकॉर्डिंग ही चले, तो उस क्वालिटी को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? लीडरशिप कहते हैं। एक मैनेजर के अंदर लीडरशिप क्वालिटी का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसको दूसरों से काम लेना होता है। तो उसके अंदर ये क्वालिटी इन्फ्लुएंसिंग, जो इन्फ्लुएंसिंग अदर्स जो क्वालिटी है, इसका होना उसके अंदर बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक लीडरशिप की क्या है? इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस है ये। दूसरे नंबर पे बिहेवियर चेंजिंग प्रोसेस, इन्फ्लुएंस करके, प्रभावित करके दूसरे को एक लीडर जो है वो उसका बिहेवियर चेंज कर देता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे इंटरपर्सनल रिलेशंस बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर्स। जो लीडर होता है और जो फॉलोअर होते हैं उसके, उनके अंदर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है। उसके बाद कॉमन गोल अचीविंग, सबको एक गोल अचीव, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लगे हैं, मैनेजर का गोल भी वही है और उसके अंडर काम करने वाले जो वर्कर हैं जिनको फॉलोअर उसको बनाना है, उनका भी बिहेवियर उनका भी गोल वही है। दोनों सेम ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, जो लीडरशिप है ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, यानी ये नहीं है कि एक बार आपने किसी को डायरेक्शन दे दी, एक बार इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस में आ गया, वो किसी को इन्फ्लुएंस कर दिया और उसके बाद आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो ऐसा नहीं है। ये लगातार चलने वाली, एक लीडर का काम होता है कि अपने फॉलोअर्स को लगातार मोटिवेट करे, लगातार उनको प्रोत्साहित करे, लगातार उनके साथ जुड़ा रहे और उनको अपने बिहेवियर से इन्फ्लुएंस करता रहे। उसके बाद चलिए आगे, इसमें लीडरशिप के अंदर जो है
मैनेजमेंट वर्सेस लीडरशिप। अब बेसिक डिफरेंस क्या है मैनेजरशिप और लीडरशिप में? बेसिक जो है बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस, एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है। जो मैनेजरशिप है वो क्या है? एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है। लीडरशिप क्या है? एक अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है। फोकस, अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, और उसके अंदर क्या है? सेटिस्फेक्शन ऑफ एक्सपेक्टेशन एंड एस्पायरेशंस ऑफ फॉलोअर्स। लीडरशिप का जो फोकस होता है वो अपने फॉलोअर्स की एक्सपेक्टेशंस पे होता है, क्योंकि लीडर वही होता है जो अपने फॉलोअर्स की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर खरा उतरता है। और अगर वो उनकी एक्सपेक्टेशन के ऊपर खरा उतरेगा तभी वो उनको इन्फ्लुएंस में लेगा, तभी वो उसके फॉलोअर रहेंगे, अदरवाइज वो उसके फॉलोअर नहीं रहेंगे। तो उसके बाद अथॉरिटी, इसके अंदर फॉर्मल होती है, उसके अंदर इनफॉर्मल होती है। उसके बाद स्कोप, उसका वाइड स्प्रेड स्कोप होता है, और जो लीडरशिप है उसका स्कोप लिमिटेड होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप, इसकी सबसे पहले इंपॉर्टेंस में क्या है? इंड्यूस्ड बाय लीडरशिप एक्सपेक्टेंसी जो है थ्रू लीडरशिप 40%, उसके बाद नॉर्मल एक्सेप्टेंसी जो है वो क्या है? 60%। सोशल प्रेशर है, नीड फॉर ए जॉब, अथॉरिटी ऑफ सुपीरियर, कैपेबिलिटी यूटिलाइजेशन है। लीडरशिप स्टाइल में आ गए आगे। देखिए ये लीडरशिप स्टाइल पे आप पे जो है क्वेश्चन अक्सर आ जाया करता है कि बताइए यहाँ कौन सा लीडरशिप स्टाइल लगा है। तो यहाँ पर 3 मेजर स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप रखे गए हैं। सबसे पहले लीडरशिप का कौन सा स्टाइल है? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है, दूसरे नंबर पे डेमोक्रेटिक लीडरशिप है, और तीसरे नंबर पे लेजिस फेयर लीडरशिप है। तो ये तीनों जो लीडरशिप स्टाइल्स हैं ये आपने जो है अच्छे से पढ़ लेने हैं। इनमें से एक जो है क्वेश्चन पक्का आता है आपको। सबसे पहले यही पूछा जाएगा कि बताओ कौन सा लीडरशिप स्टाइल लगा है, और जौन सा लीडरशिप स्टाइल लगा है उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब जैसे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है स्टूडेंट्स, इसमें क्या है? दिस स्टाइल इज यूज्ड व्हेन लीडर टेल देयर एम्प्लॉइज व्हाट दे वांट तो डन एंड हाउ दे वांट it accomplished without getting the advice of their followers। ठीक है ना? इसमें लीडर क्या है? वो फॉलोअर्स की एडवाइस के बिना जो चाहता है वो काम करवाता है, उसको ऑटोक्रेटिक लीडरशिप कहते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में क्या है? सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। अथॉरिटी जो है वो केवल और केवल लीडर के पास होती है, वो फॉलोवर की बात नहीं सुनता, जो चाहता है वही करवाता है उनसे, उसको ऑटोक्रेटिक लीडरशिप कहते हैं, ये ध्यान रखना है। सिंगल मैन डिसीजन होते हैं। उसके बाद रॉन्ग बिलीफ रिगार्डिंग एम्प्लॉइज। उसके बाद ओनली डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, केवल डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, यानी लीडर सिर्फ ऑर्डर मारता है, इसमें वो किसी फॉलोवर की कोई बात नहीं सुनता। जो कम्युनिकेशन है वो ओनली डाउनवर्ड रहता है, अपवर्ड नहीं रहता है। उसके बाद ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, एडवांटेज ऑफ ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, इसके फायदे क्या है? क्विक डिसीजन होते हैं एंड क्लियर डिसीजन होते हैं, क्योंकि डिसीजन लेने वाला एक ही व्यक्ति है, वो किसी की सलाह नहीं लेता, तो वो जल्दी डिसीजन लेता है और क्लियर डिसीजन लेता है। सेटिस्फैक्ट्री वर्क, काम सेटिस्फैक्ट्री होता है क्योंकि एक ही व्यक्ति डिसीजन लेने वाला है, फटाफट लोगों से काम करवाता है। नेसेसरी फॉर लेस एजुकेटेड एम्प्लॉइज, और ये जरूरी कहाँ है? जहां पर एम्प्लॉइज, वेयर एम्प्लॉइज आर लेस एजुकेटेड, जहां पर एम्प्लॉय एजुकेटेड नहीं है तो फिर वहां लीडर को ही सारी पावर अपने हाथ में रख के सारे काम करवाने होते हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहले लैक ऑफ मोटिवेशन, कि एम्प्लॉय मोटिवेट नहीं होते, उनकी कोई पूछ ही नहीं करता, उनसे कोई सलाह नहीं लेता, कोई सजेशन उनसे नहीं लिया जाता, तो वहां पर जो एम्प्लॉय है वो मोटिवेटेड जो है वो लैक ऑफ मोटिवेशन हो जाता है। उसके बाद एजिटेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऐसे केस में जो है एम्प्लॉय एजिटेट महसूस करते हैं अपने आप को। और उसके बाद पॉसिबिलिटी ऑफ जो है पार्शियलिटी, तो पार्शियलिटी की पॉसिबिलिटी भी यहाँ बढ़ जाती है, क्योंकि लीडर जो है यहाँ पर मनमाने काम करता है। उसके बाद डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में क्या है? दिस स्टाइल इन्वॉल्व्स द लीडर इंक्लूडिंग वन और मोर एम्प्लॉइज इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। यहाँ पर जो लीडर है, डेमोक्रेटिक जो लीडरशिप है, इसके अंदर क्या है? जो लीडर है वो एम्प्लॉइज के सजेशन को कंसीडर करके चलता है,
कोई भी डिसीजन लेता है तो वो इम्प्लॉइज से या अपने फॉलोवर जो है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो फॉलोवर है वो इम्प्लॉइज ही होते हैं, मैनेजर और इम्प्लॉइज। जो मैनेजर है वो लीडर होता है और इम्प्लॉई उसके फॉलोवर होते हैं। तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल के अंदर क्या है कि जो फॉलोवर्स हैं उनसे जो है उनसे सजेशन लेकर के डिसीजन लिया जाता है और डिसीजन बैलेंस्ड होता है और इम्प्लॉई जो है वो सेटिस्फाई रहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कोऑपरेटिव रिलेशंस रहते हैं इसके अंदर, बिलीफ हो इन इम्प्लॉइज, इम्प्लॉई में पूरा विश्वास रखा जाता है, ओपन कम्युनिकेशन होता है इसके अंदर। उसके बाद देखिए डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल के अंदर एडवांटेज इसके क्या है, हाई मोरल। कोई भी इम्प्लॉई है जब उससे सलाह ली जाती है, उसकी पूछ रहती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उनका जो मोरल है वो बूस्ट रहता है। उसके बाद क्रिएशन ऑफ मोर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। नेचुरल है जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लॉई खुश रहेंगे तो वहाँ पर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी जो वर्कर की है वो इंक्रीज होगी। वर्कर की एफिशिएंसी इंक्रीज होने से ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी और ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी जो होती है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट टाइम फॉर कंस्ट्रक्टिव वर्क, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव वर्क के लिए सफिशिएंट टाइम मिल जाता है। अब नुकसान क्या है इसका, रिक्वायरमेंट ऑफ एजुकेटेड सबॉर्डिनेट्स। अगर हम डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल फॉलो करना चाहते हैं तो हमें जो वर्कर है हमारे, जो सबॉर्डिनेट है, वो एजुकेटेड सबॉर्डिनेट चाहिए। क्योंकि जब हम उनको जिम्मेदारी देंगे, काम सौंपेंगे, तो नेचुरल है उनका एजुकेटेड होना जरूरी है। अगर हम किसी अनएजुकेटेड अनट्रेंड आदमी को किसी प्रकार का कार्यभार देते हैं तो वहां पर नुकसान के चांसेस बढ़ जाते हैं। डिले इन डिसीजंस, डिसीजन में डिले होता है क्योंकि अगर एजुकेटेड है तो फटाफट अपना सजेशन देंगे और वो सजेशन बैलेंस्ड सजेशन होगा तो जल्दी डिसीजन हो जाएगा, अदरवाइज डिले इन डिसीजंस रहेगा। लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मैनेजर्स, मैनेजर्स के अंदर जिम्मेदारी की कमी भी रहेगी। तो लेजिज फेयर लीडरशिप स्टाइल में क्या है, इन दिस स्टाइल द लीडर अलाउस द एम्प्लॉइज टू मेक द डिसीजंस। इसमें लेजिज फेयर में क्या है, वो सारा डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो अपने सबॉर्डिनेट्स पे ही छोड़ देता है सारी। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि फुल फेथ इन सबॉर्डिनेट्स, सबॉर्डिनेट्स पे पूरा फेथ रहता है, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग सिस्टम रहता है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, पूरी अथॉरिटी वो अपने सबॉर्डिनेट्स को दे करके मैनेजर रखता है, सेल्फ डायरेक्टेड होता है कि खुद ही अपने आप को डायरेक्ट करना। अब यहां देखिए आप इस स्टाइल के अंदर जो एडवांटेज इसके क्या रहते हैं, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस इन सबॉर्डिनेट्स, सबॉर्डिनेट्स के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है। लेकिन एक ध्यान रखें स्टूडेंट्स कि अब यहाँ पहचान करनी होगी आपकी, क्योंकि यहाँ भी एजुकेटेड सबॉर्डिनेट्स चाहिए, यहाँ भी आपको सबॉर्डिनेट्स एजुकेटेड चाहिए और डेमोक्रेटिक में भी एजुकेटेड चाहिए। और सबसे पहले ऑटोक्रेटिक था, वहां कौन से चाहिए एम्प्लॉइज, वेयर एम्प्लॉइज आर अनएजुकेटेड अनट्रेन्ड। तो ये पहचान आपको करने के लिए क्वेश्चन आएगा, 6 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले आप लीडरशिप स्टाइल को देखो, आइडेंटिफाई करो और फिर उसी के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लिए जाएंगे या आपसे एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूछ लिए जाएंगे। तो अगर आपने जो है जो लीडरशिप स्टाइल जो स्टूडेंट है वो गलत आपने देख लिया या गलत उस पर जो है डिसीजन ले लिया तो नेचुरल है आपका जो क्वेश्चन है पूरा का पूरा वो गलत हो जाएगा। इसके एडवांटेज क्या रहेंगे, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, हाई लेवल मोटिवेशन, हेल्पफुल इन डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ द एंटरप्राइज। नुकसान क्या है इसका, डिफिकल्टी इन कोऑपरेशन, कई बार कोऑपरेट करना मुश्किल हो जाता है। लैक ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजरियल पोस्ट, इसमें क्या होता है जब इम्प्लॉई ही सारे डिसीजन लेने लग जाएंगे तो जो मैनेजरियल पोस्ट होती हैं उनकी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। सूटेबल ओनली फॉर हाईली एजुकेटेड एम्प्लॉइज, ये वही सूटेबल है जहां पर जो एम्प्लॉई हैं वो हाईली एजुकेटेड है। देखो अगर एजुकेटेड एम्प्लॉई की बात आए तो डेमोक्रेटिक हो गया, हाईली एजुकेटेड की बात आ जाए तो कौन सा हो गया, ये लास्ट वाला जो स्टाइल है बेटा वो हो गया, और अगर अनएजुकेटेड की बात आ जाए तो ऑटोक्रेटिक स्टाइल हो गया। तो इस प्रकार से आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। उसके बाद अगला जो आपका चैप्टर है स्टूडेंट्स वो किसका है, कम्युनिकेशन का। तो ये जो कम्युनिकेशन का जो लेक्चर है स्टूडेंट ये हम नेक्स्ट उसमें लेंगे। तो आज का जो लेक्चर है हमारा वो यहीं क्लोज होता है। इसी के साथ जो है हम आज का लेक्चर क्लोज करके
और सबसे जो है एक एक्सपेक्टेशन हमारी रहेगी कि अगर किसी की कोई प्रॉब्लम है वो कमेंट सेक्शन में अपनी दे, तो प्रयास करेंगे हम कि उसकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व की जाए। थैंक यू।